डेथ टू अरब्स, मे योर विलेज बर्न, यानी अरबों की मौत हो, उनका अंत हो और उनके गांव जल जाएं। इन नारों के साथ 26 मई को इसराइल में यरूशलेम डे मनाया गया। इसराइली इसे 1967 के सिक्स डे वॉर की जीत के जश्न में मनाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये कार्यक्रम जीत के जश्न से ज़्यादा फिलिस्तीनियों से नफरत का प्रतीक बनता जा रहा है। जो वीडियो हमने आपको दिखाया वो 26 मई का, यानी इस साल के यरूशलेम डे का। कमोबेश इसी तरह के नारे हर साल इस मौके पर लगाए जाने लगे हैं। जो वीडियो आपने देखा वो ओल्ड यरूशलेम सिटी का था। इस बार यहाँ फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे थे इजराइल के धुर दक्षिणपंथी नेता बेन गुविर। फ्लैग मार्च के अंत में उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम गजा पर पूरा कब्जा कर लेंगे, हमें हमारे दुश्मनों को सिर में गोली मारनी चाहिए। गोली मारने के लिए उकसावा वहां भी इसी तरह प्रचलित है। बहरहाल 26 मई को बेन गुविर एक और वजह से चर्चा में बने रहे। उस दिन उन्होंने अल अक्सा कंपाउंड में भी घुसपैठ की। ये इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह मस्जिद अक्सा है। यहूदियों के लिए भी यह कंपाउंड पवित्र ही है। उनका मानना है कि उनका फर्स्ट और सेकंड टेंपल उसी जगह पर था जिसे बाद में गिरा दिया गया। बेन गुविर के अल अक्सा कंपाउंड में जबरन घुसने की घटना ने कई मुस्लिम देशों को नाराज किया है। ओआईसी ने तो बाकायदा एक बयान जारी कर इसकी निंदा भी की है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ये पूरा घटनाक्रम उस समय हो रहा है जब इसराइल ने गजा में अपना मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर दिया है। हमला ही है क्या मिलिट्री ऑपरेशन। दूसरी तरफ हमास ने यूएस नेगोशिएटेड युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकारने का ऐलान कर दिया है। आज के शो में हम इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि यरूशलेम डे की कहानी क्या है, ये दिन फिलिस्तीनियों के प्रति नफरत का प्रतीक कैसे बन गया और ये नारे लगाने वालों की साइकी क्या होती है। उसके बाद आपको गजा वॉर के लेटेस्ट सीज फायर के बारे में भी जानकारी हम देंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। पहले जेरूशलम डे की ही बात कर लेते हैं राजदूत में। ये दिन हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक ईयार महीने की 28वीं तारीख को मनाया जाता है। क्या हुआ था इस दिन? यहूदी पंचांग के हिसाब से इसी दिन सिक्स डे वॉर में इसराइल ने जीत हासिल की थी। इस जंग में इसराइल ने ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस कब्जे को आज भी अवैध बताता है। इसराइल इस रोज को ईस्ट और वेस्ट यरूशलेम के रीयूनिफिकेशन के तौर पर मना लेता है, यानी जिस दिन ईस्ट और वेस्ट यरूशलेम एक हुए और इसराइल के कब्जे में आ गए। इस दिन पूरे इसराइल में सरकारी छुट्टी भी रहती है। सिक्स डे वॉर में क्या हुआ था, इसके पहले ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट बैंक किसका था, इसके लिए एक रीकैप आपको हम दे देते हैं। 14 मई 1948 को इसराइल की स्थापना की घोषणा हुई। आधिकारिक फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से निकाल दिया गया, उनके गांव के गांव उजाड़ दिए गए और इससे फिलिस्तीनी नकबा कहते हैं, जिसका मतलब होता है कयामत। 1948 में इसके विरोध में अरब देशों ने इसराइल पर हमला किया। हमले में शामिल थे 5 देश, मिस्र, इराक, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन। जब लड़ाई खत्म हुई तो कुछ और इलाके इसराइल के कब्जे में आ गए। ये सारे देश हार गए। अब फिलिस्तीन की बसाहट के 2 ही मुख्य इलाके बचे, एक गाजा स्ट्रिप और दूसरा वेस्ट बैंक। अब वेस्ट बैंक था तो फिलिस्तीन का, लेकिन इसका कस्टोडियन बनाया गया जॉर्डन को। इसके बाद आया साल 1967। इस बरस एक और लड़ाई होती है। इसमें एक तरफ था इसराइल और दूसरी तरफ थे 3 देश, मिस्र, जॉर्डन और सीरिया। ये जंग 6 दिन चली, इसलिए इसे कहा गया सिक्स डे वॉर। जब ये जंग खत्म हुई तो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का इलाका भी इजरायली कब्जे में आ गया। 1967 के बाद इसराइल ने वेस्ट बैंक में अपनी बसाहट के कई इलाके बनाए। ये इलाके कहलाते हैं इजरायली सेटलमेंट्स। वेस्ट बैंक में इसराइल के 200 से ज्यादा सेटलमेंट्स हैं। इनमें 5 लाख से ज्यादा यहूदी रहते हैं, कॉलोनीज की तरह हैं। इसके अलावा इसराइल के मिलिट्री पोस्ट भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। लेकिन क्या इसका मतलब है कि ये इलाका वैध तौर पर इसराइल का है? जवाब है नहीं। आप नक्शे में देखिए तो वेस्ट बैंक और इसराइल के बीच ग्रीन लाइन दिखेगी। यही ग्रीन लाइन इसराइल की वो सीमा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। इसके बाहर जो है वो दादागिरी है। इसे तय किया था 1948 में हुए युद्ध के बाद। इस ग्रीन लाइन से बाहर इसराइल के पास जो इलाके हैं वो कानूनी तौर पर उसके संप्रभु इलाके नहीं माने जाते। वहां उसकी मौजूदगी कब्जा कही जाती है। इसी कब्जे को वैध बनाने के लिए नेतन्याहू 2020 में एक प्लान लेकर आए और इसका नाम था एनेक्सेशन प्लान ऑफ वेस्ट बैंक। एनेक्सेशन का मतलब जब कोई देश मनमाने तरीके से किसी और की जमीन अपनी सीमा में मिला ले। लेकिन नेतन्याहू को उस समय बहुमत नहीं मिल पाया। गठजोड़ की सरकार की वजह से उनका प्लान सफल नहीं हुआ। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो उनके ऊपर था ही।
अंतर्राष्ट्रीय दबाव वाली दिक्कत जो वेस्ट की तरफ से प्रेशर होता है 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दी। वो एक मिडिल ईस्ट प्लान लेकर आए जो कहता था कि इजरायली कब्जे वाली जॉर्डन वैली इजराइल को दे दी जाए, वेस्ट बैंक का भी बंटवारा हो, वेस्ट बैंक में यहूदी सेटलमेंट्स वाले इलाकों पर इसराइली संप्रभुता की घोषणा हो और जेरूशलम को इजराइल की राजधानी बनाया जाए। लेकिन न तो नेतन्याहू और न ही ट्रंप का ये प्लान सक्सेस हो पाया। नेतन्याहू इसके लिए घरेलू समर्थन जुटा रहे थे, वहीं ट्रंप इजराइल की अरब मुल्कों के साथ दोस्ती करवाने में लगे थे। यूएई, बहरीन जैसे कुछ देशों ने इजराइल से दोस्ती की भी, लेकिन सऊदी अरब से दोस्ती अभी भी नहीं हो पाई है औपचारिक रूप से। ट्रंप का बतौर राष्ट्रपति ये दूसरा कार्यकाल आ गया है, बीच में एक बार बाइडेन आके चले गए। ट्रंप अभी भी सऊदी अरब की इजराइल से दोस्ती करवाना चाहते हैं। इस महीने जब वो अपनी पहली आधिकारिक यात्रा में सऊदी अरब पहुंचे, तब भी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने यही बात दोहराई थी। अमेरिकी मीडिया में कई बार दावा किया गया कि इजराइल और सऊदी अरब अंदर खाने नॉर्मलाइजेशन डील के लिए बात कर ही रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद ये डील डिरेल हो गई। बहरहाल हम आपको जेरूशलम डे के बारे में बताना चाहते थे, तो इतिहास आपने जान लिया। आधिकारिक रूप से जेरूशलम डे की शुरुआत हुई 1968 में, यानी जीत के अगले साल। 1998 में इजराइल की संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर इसकी वैधता और बढ़ाई और इस दिन सरकारी छुट्टी भी घोषित कर दी गई। 2017 में जेरूशलम डे के 50 साल भी पूरे हुए। ये कार्यक्रम विवादों में कैसे आ गया फिर, जब जीत का जश्न था तो? इस दिन डांस ऑफ फ्लैग्स नाम का एक मार्च निकाला जाता है। ये मार्च जेरूशलम शहर की गलियों से होकर गुजरता है और इस मार्च में अक्सर फिलिस्तीनियों के खिलाफ नारे लगते हैं। कैसे नारे, हमने शुरुआत में जिक्र किया था। पिछले 2 दशक से इस मार्च की प्रवृत्ति ज्यादा हिंसक हुई है, ज्यादा अग्रेसिव हुई है। जानकार इसकी वजह इजराइल की राजनीति में बढ़ते दक्षिणपंथ के प्रभाव को बताते हैं। 1990 के दशक तक धुर दक्षिणपंथी पार्टियां इजराइल की राजनीति में इतना प्रभाव नहीं रखती थी, बीबी जैसे नेता आए नहीं थे। लेकिन साल 2000 में दूसरा इंतफादा हुआ और 2005 में इजराइल ने गजा से अपना कब्जा छोड़ा। बड़ी आइकॉनिक तस्वीरें थी। इजरायलियों को बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि जो सेटलमेंट्स वहां पे बने हुए थे उनको हथौड़ों से तोड़ा गया, तो मेमोरी स्कार हो गई इजरायलीज की। इस वजह से इजराइल में धुर दक्षिणपंथी पार्टियों का उरूज हुआ। इस समय आलम यह है कि नेतन्याहू ऐसी ही पार्टियों के बलबूते सरकार चला रहे हैं। इस समय बेन-गुविर की रिलीजियस जायनिज्म पार्टी के पास 7, ज्वेश पार पार्टी के पास 6 और नोम पार्टी के खाते में 1 सीट है। अगर ये पार्टियां नेतन्याहू की गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लेती हैं तो सरकार गिर भी सकती है। लेटेस्ट जेरूशलम डे में क्या हुआ? कुछ धुर दक्षिणपंथी यहूदी संगठनों ने जेरूशलम शहर में फ्लैग मार्च निकाला। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस मार्च की वजह से फिलिस्तीनियों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी। इस मौके पर शहर के कुछ खास इलाकों में पोस्टर्स लगाए गए जिन पर लिखा हुआ था, नकबा के बिना कोई जीत नहीं है, यानी ये संगठन एक और नकबा की मांग कर रहे हैं। 1948 में जो हुआ उसे फिलिस्तीनी नकबा कहते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था। एक अन्य पोस्टर में लिखा था कि हम गजा में कब्जा करके रहेंगे। इस मार्च के दौरान इजराइल के कुछ वामपंथी संगठन भी मौजूद थे जो इस मार्च को फिलिस्तीनी घरों और दुकानों तक जाने से रोक रहे थे। इनमें से कुछ दक्षिणपंथी यहूदी युवकों ने वामपंथी कार्यकर्ताओं से हाथापाई की और उन्हें देशद्रोही बुलाया। फ्लैग मार्च के बाद बेन-गुविर ने भाषण दिया। इसमें उन्होंने इजराइल सरकार के गजा में मानवीय मदद भेजने के प्लान का विरोध किया। कहा कि हमें उन्हें ईंधन नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें हमारे दुश्मनों के सिर में गोली मारनी चाहिए। इस दौरान इजरायली पुलिस ने लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। अब एक्सपर्ट्स से बात करने का समय है। हमने जानकारों से पूछा कि जेरूशलम डे पर नफरती नारेबाजी, अलक्सा कंपाउंड में घुसना, वहां नारे लगाना, ये सब घटनाएं क्यों होती हैं? दक्षिणपंथी गुट ऐसा करके हासिल क्या करना चाहते हैं इजरायली पॉलिटिक्स में? नहीं, इनका ये बेसिक उनका जो पर्पस होता है, वहां जाना, बेहुरमती करना, मस्जिद की जूता पहन के जाएंगे, वहां पे डांस करते हैं और ये दिखाना कि अपना क्लेम उसके ऊपर कायम करना कि ये हमारी जगह है। यहाँ के ऊपर 2 जो हैं पुराने टेम्पल्स हैं उनके, और ये उसको रिक्लेम करते हैं कि इसके ऊपर हमारा हक है और हम यहाँ पे आएंगे। और वो ये तो नहीं मानते कि ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से ये सब ऑक्युपाइड टेरिटरीज है। ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और गोलान हाइट्स जो सीरिया की है। और अभी इसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी से जब पूछा
यूएन जनरल असेंबली वालों ने कि इसका स्टेटस क्या है इस एरिया का, तो उन्होंने कहा कि ये सब ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं, इनको इसराइल को खाली करना पड़ेगा। लेकिन वो वन साइडेड हैं, क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट है। अमेरिका ने उनको मान्यता दे दी है कि जेरूसलम जो है वो आप ही का है। वहाँ पे उसकी भी क्या कहते हैं, जो यहूदी बस्तियां बनी हैं उनको भी अमेरिका ने कह दिया है कि ये आपका हक है वहाँ पे। तो इस वजह से वो जो जी चाहे कर रहे हैं, जब तक उनका दबदबा है। अरबों के पास तो कोई न ताकत है न सपोर्ट है, वो खुद ही अमेरिका पे डिपेंडेंट है अपनी हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो जी कोई रोकने वाला है नहीं उन्हें, जी वो जी जाते हैं। फिलिस्तीनी जो वहाँ पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो बहुत कमज़ोर है, उनको रोक नहीं पाती। हमने एक सवाल युद्ध विराम पर भी पूछा कि अल जजीरा के सूत्रों का कहना है कि हमास ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को मान लिया है। खबर में कहा गया है कि कतर की राजधानी दोहा में कई हफ्तों से बातचीत चल रही थी। इसमें अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ शामिल थे। अमेरिका ने हमास के सामने 60 दिन के अस्थायी युद्ध विराम का एक प्रस्ताव रखा। इनमें 2 चरणों में गजा में मौजूद 10 बंदियों को छोड़ा जाना शामिल था। इसके अलावा युद्ध विराम के पहले ही दिन से मानवीय सहायता गजा में भेजी भी जानी थी। सूत्र ये भी कहते हैं कि गजा से इजरायली सैनिकों की वापसी की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप खुद लेने वाले थे, लेकिन जैसे कुछ कंफर्मेशन आ पाता, अमेरिका और इजरायल ने ऐसे दावों को नकार दिया। तो हमने एक्सपर्ट से यही पूछा कि सीज फायर की बात अटक कहाँ रही है। बात कहीं भी नहीं अटक रही। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू राजी ही नहीं होते सीज फायर पे, और वो चाहते हैं कि युद्ध चलता रहे। और उनकी अभी तक तो वो बंदियों को छुड़ा नहीं पाए, 20 महीना हो गया है। आम जनता इजरायली अब वो कहने लगी है कि ये पूरा साल भी गुजर जाएगा, ये साल तब भी नहीं ये छुड़ा पाएंगे, जाने खतरे में है, वो लोग कह रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं इसराइल में अभी। वीकेंड पे, इस पिछले वीकेंड पे बहुत ज़बरदस्त डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत से शहरों में इसराइल नेतन्याहू के खिलाफ हुआ। उनकी पॉपुलैरिटी बहुत डाउन हो गई है। लेकिन इजरायली जनता, कोई फिलिस्तीनियों के लिए उनके पास हमदर्दी नज़र नहीं आती ज़्यादातर लोग वो। मगर ये है कि उनको फिक्र इस बात की है कि उनके जो बंदी वहाँ पे हैं वो किस तरह से जल्दी से आ जाएं। उनके फैमिली मेंबर उनके समर्थन में डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। अब ये है कि इजराइल नेतन्याहू जब प्रेशर आता है तो राजी हो जाते हैं सीज फायर पे, और कुछ दिनों के बाद फिर वो मुकर जाते हैं, बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। उनका अल्टीमेट गोल ये है कि सारे फिलिस्तीनियों को वहां से निकाल दिया जाए, गाजा से उनको बाहर भेजा जाए। उसमें भी उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही। अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक ओपिनियन जो है, पूरी ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो गई है। और फिर दूसरी बात ये कि इजिप्ट कोऑपरेट नहीं कर रहा उनसे। वो चाह रहे थे कि इजिप्ट अपना बॉर्डर खोल दे और इन लोगों को वहां पे ढकेल दिया जाए, और वहां पे इजिप्ट में ये एक नया शहर बना लें सिनाई में। इजिप्ट ने वहां पे उल्टी अपनी फौजें तैनात कर दी हैं। तो ये हम नेतन्याहू की जो सरकार है इसकी कंटिन्यूएशन इसी में है कि युद्ध चलता रहे, क्योंकि ये फॉर राइट ग्रुप्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। वो भी चाहते हैं ये युद्ध चलता रहे, बोल के। यही नहीं, जब उनकी हार होने लगती है, उनको जब जनता उनके खिलाफ होती है, तो वो एक नया महाज खोल देते हैं। अब ईरान पे अटैक करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इजिप्ट पे भी अटैक करेंगे। इस तरह की बातें बहुत समय से कर रहे हैं। जी कामयाबी मिल नहीं रही है, गवर्नमेंट फेल हो चुकी है काफी हद तक। जी ये चैप्टर यहीं तक। अब कुछ बोनस अपडेट्स आपको दे दें। पहली खबर तो यूएस से ही है। अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है। 26 मई को अमेरिकी सेनेट ने एक बिल पास किया। इसमें रूस के तेल, गैस और यूरेनियम जैसे खनिज संसाधनों पर 500% टैरिफ लगाने की मांग की गई। साथ में ये भी कहा गया है कि जो देश रूस के साथ व्यापार करते हैं उन पर भी 500% का टैरिफ लगाया जाए। कौन कौन से देश व्यापार करते हैं आपको पता होगा। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद वो बहुत कम देशों से व्यापार कर पा रहा है। इन देशों में चीन है, भारत है, ईरान है और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं। इस बिल के बाद चिंता जताई जा रही है कि प्रतिबंधों की आंच हिंदुस्तान पर भी न आ जाए। इन प्रतिबंधों की मांग ऐसे समय में उठी है जब रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। 25 मई को हुए हमलों में 13 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी पुतिन से नाराजगी जताई थी। रूसी हमलों के तेज होने के बाद यूरोप के देश भी अब यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। खबर है कि जर्मनी ने यूक्रेन से लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल की रोक हटा दी है। दूसरी खबर फ्रांस से है।
फ्रांस में किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वो ट्रैक्टर लेकर राजधानी पेरिस पहुंच गए हैं। उन्होंने संसद का घेराव किया है। किसानों ने खेती से जुड़े एक नए विधेयक का विरोध किया है, जिसमें कुछ कीटनाशकों को बैन कर दिया गया है। किसान चाहते हैं कि कुछ खास कीटनाशकों के इस्तेमाल की इजाज़त उन्हें फिर से दी जाए। किसानों का कहना है कि ये विधेयक उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचा रहा है, रोजी रोटी को। किसानों की ये भी मांग है कि सिंचाई के नियमों को और आसान बनाया जाए। इसी के साथ राजदूत की आज की किस्त समाप्त होती है। इसे इरशाद ने रिकॉर्ड किया था और साजिद ने लिखा था। आप देखते रहिए खबरगांव।